हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। पढ़ाई आप सबकी अच्छी चल रही होगी। हमने पिछली वाली क्लास में 9th का जो पहला चैप्टर था एटम एंड मोलिक्यूल वो हमने कर लिया था। वैसे 9th के बच्चों 4 चैप्टर हैं केमिस्ट्री के लिए, 4 चैप्टर हैं। और अगर हम बात करें तो 3 चैप्टर हम कर चुके हैं और अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है बच्चे वो चल रहा है 4th चैप्टर, ठीक है ना। मतलब लास्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का 9th क्लास में जो आता है हमारे पास, ठीक है। और हम जो DSSP हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, आज जो है वो क्वेश्चन भी हम करेंगे, ठीक है। फिर कम्प्लीटली, क्योंकि आप अगर NCERT जो एग्जाम्पलर अपने पास होती है वहाँ से अगर आप डायरेक्ट देखते हैं तो PYQ में एग्जैक्ट क्वेश्चन वहाँ से उठा रखे हैं, ठीक है ना। अब देखो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम पढ़ते हैं। सबसे पहली बात तो जो आप एटम जानते हैं भाई, हमने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ लिया था कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसको बोला गया, एटम को बोला गया। पर यहाँ पे हमें क्या पता लगा कि भाई एटम में सब एटॉमिक्स पार्टिकल भी उसके होते हैं। क्या होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल उसके होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल उसके कौन कौन से होंगे बच्चे? वो होंगे इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा और क्या होगा? न्यूट्रॉन होगा। ये 3 पार्टिकल उसके सब एटॉमिक पार्टिकल कहलाते हैं। अगर आप जे थॉमसन की बात करते हैं, आपको पता होना चाहिए जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। अगर आप गोल्डस्टेन की बात करते हैं तो उन्होंने किस चीज़ की बात की थी? उन्होंने प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी। अगर आप किसकी बात करते हैं, जेम्स चैडविक की बात करते हैं, तो उन्होंने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी। ये आगे आएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि जो गोल्डस्टेन थे उनकी जो मतलब जहाँ पे उन्होंने तब एक्सपेरिमेंट किया, जो रेज की वहाँ पे जो बात हुई, तो उनको कैनाल रेज हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैनाल रेज उनको बोला जाता है, ठीक है ना। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और जो जे थॉमसन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, इलेक्ट्रॉन्स जहाँ पे जिस रेस से दिखे थे उनको कैथोड रे बोला गया था, ठीक है। बात समझ में आ गई आप सबको। अब नेक्स्ट अगर आप देखते हैं, और इसमें नॉर्मल बातें लिखी गई हैं, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो हमें पढ़नी है वो सारी चीज़ें हम पढ़ते जाएंगे। फिर अगर आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम में देखें तो जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम का। जो सबसे पहले बात की वो किसने की? जो जे थॉमसन थे, उन्होंने मॉडल दिया एटम का। उन्होंने क्या बताया कि भाई जैसे उन्होंने पुडिंग से कंपेयर किया था, जैसे क्रिसमस पे जो क्या बनती है, पुडिंग बनती है। तो उन्होंने क्या बताया कि जो जैसे हम अपना जो मानते हैं भाई, हम तरबूज से वाटरमेलन से यहाँ पे हम उसको बताते हैं। तो वाटरमेलन अगर मॉडल बोला जाए, चाहे फिर पुडिंग जो मॉडल बोला जाता है, वो थॉमसन मॉडल ही है, जे थॉमसन ने जो दिया था। अब यहाँ पे जो आप बात कर रहे हैं कि जो ये सारा जो पॉजिटिव पार्ट जो होता है जिसको हम खाते हैं वो पॉजिटिव स्फीयर है। मतलब कि जहाँ पे उनको तब तो पता नहीं था कि भाई क्या है, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स क्या चीज़ें होती हैं। और जो नेगेटिव जो पोर्शन होता है, क्योंकि जे थॉमसन ने ही किसकी डिस्कवरी की थी? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। तो उन्होंने तब अरेंजमेंट बताई कि भाई ये एक एटम है। एटम में जो ये सारा जो, जैसे हम अपनी पुडिंग की बात करें या फिर तरबूज की बात करें, जो रेड पार्ट होता है वो सारा क्या है? पॉजिटिव स्फीयर है। कैसा है? पॉजिटिव स्फीयर है। और जो जैसे सीड होते हैं ना हमारे पास तरबूज में, तो वो क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। वो उस रेड पार्ट में एम्बेडेड नेचर में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। तो ये बताया था किसने? जे थॉमसन ने। अगर आप जे थॉमसन की बात करते हैं तो वैसे तो ये फिजिक्स में फिजिस्ट थे, ये केमिस्ट, मतलब केमिस्ट्री में इनका काम नहीं था। पर क्योंकि फिजिक्स और अपनी केमिस्ट्री जो है वो पैरेलल मतलब चलती हैं बहुत सारी चीज़ों में, तो इनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला था। किसमें? 1906 में, ठीक है। और इन्होंने जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके उसमें इनको नोबेल प्राइज़ मिला। बात समझ में आ गई। तो जे थॉमसन को नोबेल प्राइज़ मिला। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी इन्होंने की 1906 में, उनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज़ मिला था। अब जे थॉमसन ने ये क्या था, ये चीज़ें प्रपोज की थी, मतलब ये बताई थी कि एटम जो है वो कंसिस्ट होता है किससे? पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर से, और जिसमें क्या एम्बेडेड रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। फिर क्या है कि भाई क्योंकि दोनों जो अपना एटम होता है वो न्यूट्रल होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन लिखना, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? बराबर हैं, क्योंकि हम न्यूट्रल की बात कर रहे थे। फिर तब आप अगर बात करते हैं, जैसे मैंने बताया जो प्रोटॉन की डिस्कवरी थी वो कैनाल रे में हुई, जो मतलब जिससे दिखाई दिया था किनको? जो गोल्ड स्टेन थे जिन्होंने प्रोटॉन की डिस्कवरी की। इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन ने की, प्रोटॉन की जो ऊपर मैंने बताया था गोल्ड स्टेन ने की है, और न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी की थी वो किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी, ठीक है ना। चैडविक ने किसकी? न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की।
फिर बात आती है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम की। फिर वैसे अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले जो रदरफोर्ड है, पहले हम मतलब मॉडल की बात कर लेते हैं कि एटम के बारे में, क्योंकि जो अपने पास जे जे थॉमसन का जो मॉडल था, एक नॉर्मल सी बात है कि भाई वो जो कंप्लीट जो प्रॉपर्टीज थी एक एटम की या जो रिएक्टिविटी है उनकी जो चीज़ें थी वो कंप्लीट इस वाले जो एक्सपेरिमेंट है इससे एक्सप्लेन नहीं हो पाई थी। उसका कारण भी था क्योंकि जे जो अपने रदरफोर्ड थे, इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर दी थी उस समय तक। किस चीज़ की? न्यूक्लियस जो है उसकी डिस्कवरी हो गई थी, तो ये वाला मॉडल तो वैसे नहीं चलने वाला। तो फिर रदरफोर्ड ने मॉडल दिया कि भाई जो अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की किसमें, अपने एटम में, वो किस तरीके से है। ठीक है, तो रदरफोर्ड जो है उन्होंने क्या बताया कि रदरफोर्ड वाज इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड विद एन एटम, कैसे वो अरेंज्ड है वहाँ पे। तो उन्होंने क्या किया था, अपना पहले तो एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने डिस्कवरी की थी न्यूक्लियस की। तो ये ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जाए न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, तो रदरफोर्ड ने की थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है कि अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं। क्या है अल्फा पार्टिकल्स, क्या होते हैं? क्योंकि इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया रदरफोर्ड ने, तो उन्होंने एक तो गोल्ड फॉयल ली थी, और गोल्ड फॉयल पे क्या है, किनकी बम्बार्डमेंट कराई थी बच्चों? अल्फा पार्टिकल्स टकराए थे किस पे? जो अपने पास गोल्ड की जो थिन शीट होती है उसके ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। अल्फा पार्टिकल्स आर डबल चार्ज्ड हीलियम आयंस, मतलब कि He2 पॉजिटिव को आप क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। या आप बोल सकते हो हीलियम के न्यूक्लियस को आप बोलते हो क्या चीज? आप उसको बोलोगे अल्फा पार्टिकल। क्योंकि मैंने हीलियम का न्यूक्लियस क्यों बोला? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास थे, दोनों के दोनों क्या कर दिए गए हैं? रिलीज, तभी तो He2 पॉजिटिव बना। तो इसी वजह से हीलियम के न्यूक्लियस को भी आप क्या बोल सकते हैं? अल्फा पार्टिकल बोल सकते हैं। अब यहाँ पे ऑल ओवर वहाँ क्या देखने को मिला था, अब वो देखना सारा आपको इस डायग्राम से देखने को मिल जाएगा कि भाई जितने अल्फा पार्टिकल्स थे, मैक्सिमम क्या है कि वो इसमें से आर पार ऐसे चले गए थे। ठीक है, बहुत बहुत कम पार्टिकल्स थे जिन्होंने क्या दिखाई? डिफ्लेक्शन दिखाई। क्या है, कुछ पार्टिकल्स थे, देखो सबके सब ऐसे चले जा रहे हैं। तो इस चीज से उन्होंने क्या बताया था कि भाई जो भी अल्फा पार्टिकल हैं जो मोस्टली क्या चले गए हैं? स्ट्रेट चले गए हैं गोल्ड फॉयल से। तो इससे पता लगता है कि भाई जो अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर है, जो एटम है, उसमें मोस्टली क्या है? स्पेस प्रेजेंट है। ठीक है, वहां पे क्या प्रेजेंट है? स्पेस प्रेजेंट है। तभी तो जैसे ही गोल्ड जो फॉयल थी उसमें से सारी जो रेस थी वो स्ट्रेट लाइन में चली गई। डिफ्लेक्शन में क्या था कि भाई कोई ना कोई चीज, जैसे अगर हम ये कहते हैं कि भाई यहाँ पे ये पूरा एटम है, यहाँ पे बीच में न्यूक्लियस है, तो और तो सारे पार्टिकल ऐसे मतलब जितनी भी रेस थी वो चली गई। कुछ रेस मतलब इस सॉलिड चीज से टकराई और वो डिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है ना, और एक दो मतलब इतनी हजार अगर आपने बहुत सारी मतलब क्या है रेज वो डाली इस पे, तो एक रेस दो रेस क्या हुई, जो बिल्कुल जैसे ही आपने डाली वो बैकवर्ड वहां से क्या हो गई? डिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है ना, तो इससे क्या पता लगा कि भाई जो एटम है, जो एटम है उसके कंपैरिजन में जो सेंटर में कोई चीज है उसका साइज क्या है? बहुत कम है। क्योंकि मैक्सिमम तो क्या निकल गई? स्ट्रेट चली गई। उनमें से 2-3 हो गई डिफ्लेक्ट, और कुछ एक दो क्या हुई? जो सिर्फ क्या हुई? बैकवर्ड वापस आ गई। तो इसका मतलब सेंटर में कोई एक मैसिव चीज है, मतलब जिसका मास बहुत ज्यादा है, जिसको हमने हमने नहीं मतलब जो रदरफोर्ड थे उन्होंने क्या नाम दिया था? न्यूक्लियस इसको बोला था। ठीक है, तो ये रदरफोर्ड ने जो था वो अपना एक्सपेरिमेंट किया जिसको गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है। जिसके बाद उन्होंने जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, मतलब जैसे पहले जे जे थॉमसन ने दिया था, ऐसे ही फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम किसने दिया? रदरफोर्ड ने बताया कि कैसे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो प्रोटॉन है कैसे एक एटम में अरेंज होता है। तो उन्होंने सिंपल सी बात मतलब सेंटर में, क्योंकि अभी अभी नई चीज हमें पता चली थी कि भाई न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। क्योंकि जो जे जे थॉमसन ने बताया, उन्होंने तो सिंपल बता दिया कि भाई जैसे एक पुडिंग है या एक वाटरमेलन है, तो उसमें जो रेड पार्ट होता है वो प्रोटॉन होता है, और जो सीड होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उनको अभी तक ये नहीं पता था कि भाई न्यूक्लियस क्या चीज होती है। तो ये किसने बताया? रदरफोर्ड ने हमें बताया।
ठीक है। जो फादर ऑफ, आप ये क्वेश्चन मतलब यहाँ पे है कि रदरफोर्ड जो है वो फादर ऑफ क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स कहलाते हैं, फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। और इनको भी अपने काम में क्या मिला था, इनको भी अपने काम में नोबेल प्राइज मिला हुआ है। इस एक्सपेरिमेंट गोल्ड फॉइल जो एक्सपेरिमेंट है इसमें उनको भी नोबेल प्राइज मिला हुआ है। 1908 में इनको भी नोबेल प्राइज मिला था, किसमें, केमिस्ट्री में। ठीक है, बात समझ में आ गई आप सबको। फिर आप ये देखो, ये चीज आपको एक तो पढ़नी है, ये पॉइंट आपको जो मैंने ये निशान लगा रखे हैं ये आपको पता होने चाहिए। ये मैंने आपको बता दिया, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम एम्प्टी बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड। ठीक है, ये बात पता चली थी। और यहाँ पे क्योंकि जो सेंटर में आप पॉजिटिवली चार्ज जो बिल्कुल क्या है यहाँ पे प्रेजेंट है, जो एक बिल्कुल मास मतलब क्रिएट हो गया जिसको नाम न्यूक्लियस दिया गया था। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई दी है। फिर ये बताया कि यहाँ से क्या पता लगा, फ्रॉम द डाटा ही ऑल्सो कैलकुलेटेड दैट द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज अबाउट 10.5 टाइम्स लेस। ठीक है, ये क्या है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या है, 10.5 टाइम्स लेस है, कम है, किसके रेडियस से, एटम के रेडियस से 10.5 टाइम्स लेस होता है न्यूक्लियस। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो उनके बेसिस पे, इन सारे डाटा के बेसिस पे उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज सेंटर इन एटम दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। तो ये पॉइंट उन्होंने बताया। ठीक है, फिर क्या है, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। ये नई बात उन्होंने बताई थी कि भाई सेंटर में न्यूक्लियस है तो उसके चारों ओर एक सर्कुलर ऑर्बिट में क्या रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, फिर ये था द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, जो कि अभी अभी इन्होंने पहले पॉइंट में हमें बता दिया था, एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। और कितना कम होता है, 10⁵। ठीक है, फिर रदरफोर्ड के जो मॉडल के ड्रॉबैक्स थे वो क्या थे, अब वो देखो कि रिवॉल्यूशन जो था इलेक्ट्रॉन्स का एक सर्कुलर ऑर्बिट में, वो कोई एक स्टेबल सिचुएशन नहीं थी। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखो ये चीजें आप ध्यान रखना, बिल्कुल टू द पॉइंट है, एनी पार्टिकल इन अ सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन। अगर वो क्या होता है भाई, सेंटर में कोई भी चार्ज्ड बॉडी होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बॉडी है, अगर वो सर्कुलर मोशन में है तो अगर वो एक्सेलरेट होती है या फिर जो भी चीज रिवॉल्व करती है तो अपनी क्या है बच्चे, एनर्जी लूज करती है। और एनर्जी जैसे ही वो लूज करना शुरू करती है तो वो तो थोड़ी देर में किसमें, मतलब अगर उसकी एनर्जी लेस होते होते वो तो न्यूक्लियस में क्या हो जाएगा, मर्ज्ड हो जाएगा। मतलब फिर तो रिएक्शन क्या होनी चाहिए, बहुत ज्यादा मतलब एनर्जी वाली रिएक्शन होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस की आपस में रिएक्शन हो जाएगी ऐसे तो यही चीज यहाँ पे है, ड्यूरिंग एक्सेलरेशन चार्ज्ड पार्टिकल वुड रेडिएट एनर्जी, क्या करता है, रेडिएट करता है एनर्जी को, thus the revolving electron would lose energy and finally fall into the nucleus। मैंने अभी यही बात बताई है। तो इसकी वजह से तो इसका मतलब तो ये है कि भाई जो एटम है वो स्टेबल है ही नहीं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो घूमता घूमता, क्योंकि एक चार्ज बॉडी तब घूमती है तो एनर्जी लॉस करती है, तो वो तो किस में फॉल हो जाएगी, मतलब किस में गिर जाएगी, न्यूक्लियस में। ठीक है, तो मतलब ये जो रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया वो क्या था, स्टेबल नहीं था। ठीक है, बात समझ में आ गई। फिर जो साइंटिस्ट थे, अपना मतलब क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑर्डर में आपको बताना है बच्चे, DSSB में पूछा गया था कि ऑर्डर आपको बताना है कि एटम का पहले किसने दिया, क्योंकि जे थॉमसन आए, जे थॉमसन के बाद कौन आए, जे थॉमसन के बाद रदरफोर्ड आए हैं, पहले जे थॉमसन, रदरफोर्ड, फिर कौन आए, बोहर। ठीक है, फिर कौन आया, बोहर मॉडल। अब इन्होंने देखो यहाँ पे क्या था, इन्होंने ही ऑब्जेक्शन उठाया था रदरफोर्ड के, उसमें उन्होंने ये चीज बात बताई थी कि भाई कोई भी जो चार्ज बॉडी होती है अगर वो रिवॉल्व करती है तो एनर्जी लॉस करती है। ठीक है, तो इन्होंने अपने बारे में फिर स्पेशल और चीजें क्या बताई कि कुछ सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स होते हैं जिसको डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन आप कहते हैं, जो कि एटम के अंदर होते हैं। मतलब कि अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई देखो ये एटम है तो इसमें क्या है, कुछ स्पेशल ऑर्बिट्स यहाँ पे प्रेजेंट है जिनकी स्पेसिफिक एनर्जी होती है। ऐसा नहीं है कि भाई वो कितनी भी एनर्जी से वहां पे, उनकी एक स्पेसिफिक एनर्जी, अगर मैं कहूँ कि भाई पहला ऑर्बिट है, जैसे न्यूक्लियस है उसके बाद जो पहला ऑर्बिट है भाई इसकी 5 जूल एनर्जी है, तो जो भी यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा उसकी 5 जूल एनर्जी होनी जरूरी है, तभी वो इसमें रिवॉल्व कर पाएगा। तो उन्होंने स्पेसिफिक यही चीजें बताई कि जैसे अपने पास एक प्लेनेटरी जो मोशन होता है या जो प्लेनेट्स होते हैं अपना जो सोलर सिस्टम है उनसे कंपेयर करके बताया कि भाई जैसे अगर वो रिवॉल्व कर रहे हैं वो तो सन में आके नहीं गिर रहे हैं, तो एग्जैक्टली उन्होंने ये चीज कही
कि भाई जैसे आप इसको क्या करते हैं, ये मोशन में अगर होता है तो उसकी एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है और वो उस स्पेसिफिक एनर्जी के साथ वहां पे क्या रहता है, स्टेबल रहता है। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट था। वाइल रिवॉल्विंग इन अ डिस्क्रीट ऑर्बिटल्स द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी, वो रेडिएट नहीं करते हैं एनर्जी को। फिर देखो इनको भी 1916 में क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था स्ट्रक्चर ऑफ एटम के केस में ही। ठीक है ना, ये 1916 में नहीं बच्चे, इनको 1922 में मिला। ठीक है, 1922 में, एक को मिला 1906 में, 1908 में, और इनको मिला है 1922 में। ठीक है, और इनकी जो बुक्स थी, मतलब जो इन्होंने अपने उसमें लिखी, क्योंकि DSSS कई बार आपने देखा है NCERT की जो बॉक्सेस है वहां से क्वेश्चन पूछता है, कौन सी लिखी, द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा, क्योंकि स्पेक्ट्रम जो था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, उनमें नील बोहर का भी काम था। एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब आप ये दो चीजें हैं ना, थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशंस। फिर क्या है, एटॉमिक थ्योरी, ये दूसरा उन्होंने बोला। और फिर क्या है तीसरी, द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। ठीक है, ये तीन बुक्स किसने लिखी थी, नील बोहर ने लिखी थी। ठीक है, फिर आप न्यूट्रॉन के अगर बारे में अगर आप देखते हैं तो ये चीजें उन्होंने बताई कि भाई अगर ये न्यूक्लियस है, पहली शेल है जिसको के नाम दिया गया है, वैसे ही एनर्जी के बेसिस पे ही नाम दिए गए थे, जैसे काइनेटिक एनर्जी है समथिंग कुछ ऐसे करके, कि पहला ऑर्बिट है, दूसरा ऑर्बिट है, तीसरा है, चौथा है, और इनकी स्पेसिफिक एनर्जी होती है। इसी वजह से कोई भी एटम या इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी एनर्जी लूज नहीं करता, क्योंकि एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में स्पेसिफिक एनर्जी होती है। तो ये शेल आपको याद रखनी भाई, KLMN ये शेल्स उन्होंने बताई थी। ठीक है, ऑर्बिट बोल सकते हो और या फिर उसको शेल बोल सकते हो। न्यूट्रॉन जो मैंने बताया था कि जेम्स चैडविक जो हैं 1932 में उन्होंने इसके बारे में, मतलब 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी, जिसके ऊपर उन्होंने बताया कि भाई क्या है, कोई भी चार्ज नहीं होता, बस उसका मास होता है, और वो किसके इक्वल होता है, वो प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो मास होता है वो बराबर होता है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन एक एटम में और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो बराबर होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मास जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बराबर होता है। ठीक है ना, इतनी चीज आप ध्यान देंगे। फिर कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि भाई किस एटम के पास, किस एलिमेंट के पास क्या नहीं है, न्यूट्रॉन नहीं है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, किसके पास, हाइड्रोजन के पास जो अपना H होता है, मतलब स्टार्टिंग में जो हाइड्रोजन होता है उसके पास क्या प्रेजेंट नहीं है, उसके पास, हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार मतलब कॉम्पिटिटिव किसी भी एग्जाम में अगर आप देखेंगे तो पूछ लिया जाता है। ठीक है, फिर हम अगर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन की बात देखते हैं तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कैसे आप जो इलेक्ट्रॉन है उसको अरेंज करेंगे, जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोलते हैं, कि कैसे आप उनको अरेंज करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है ना, अब देखो अगर आप एक शेल में जैसे बात की जाती है, भाई ये फर्स्ट शेल हो गई, ठीक है, फिर सेकंड शेल हो गई, यहाँ पे न्यूक्लियस है, तो किस फॉर्मूला से 2n स्क्वायर से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताए जाते हैं एक गिवन शेल में। ठीक है, जैसे यहाँ पे निकाल के दिखाया गया है कि अगर आप फर्स्ट ऑर्बिट की बात करते हैं के में, तो यहाँ पे 2n² से बताया जाता है। तो 2 इंटू में फर्स्ट शेल है तो इस 1 का स्क्वायर कर देंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे। ठीक है, फिर अगर आप देखते हैं तो फिर L में अगर हम निकालते हैं तो 8 आ जाएंगे, और 3 में अगर आप निकालते हैं तो 18 आ जाएंगे, और 4th में अगर आप निकालते हैं तो 32 आ जाएंगे। इस तरीके से ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए 2n² वाला, कि एक ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं। फिर क्या है, आउटर मोस्ट शेल में, मतलब जो कि आप बोलते हो कि भाई ये फर्स्ट शेल है, इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, फिर 8 आ सकते हैं, तो ये उस चीज की बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, और अगर आप तब तक, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट में क्वेश्चन भी पूछा गया था एक बारी, कि जैसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, फिर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, क्या आप ऐसा तो नहीं कर देंगे ना, जैसे ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फिल कर रखा है, और यहाँ पे फिर 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर रखे हैं, क्या ये कन्फिग्रेशन ठीक है? ये बिल्कुल गलत है। तब तक पहली वाली शेल कंप्लीट नहीं हो जाती, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाते हैं, तब तक आप नेक्स्ट वाली शेल में एंटर नहीं कर सकते हैं।
ठीक है, सबको इतना तो मुझे उम्मीद होगी आपको कॉन्फ़िगरेशन आती होंगी। जैसे मान लीजिए आपको लिखनी है एटॉमिक नंबर 6 है, मतलब हम कार्बन की बात कर रहे हैं। आपके शेल है, फिर क्या होती है, एल होती है। तो पहली में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। कितने बच गए, क्योंकि हमें 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे। ठीक है, यहीं से ही जो कंसेप्ट आता है वो आता है वैलेंसी का। वैलेंसी क्या चीज होती है, कितना लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है। लॉस और गेन किस वजह से होगा, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे एटॉमिक नंबर है यहाँ पे आपके पास 7, ठीक है। 7 की आप कैसे लिखेंगे, 2 और यहाँ पे कितना लिख देंगे 5। फिर 8 की अगर आप लिखते हैं तो 2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6। अब देखो, अगर आप लास्ट वाली शेल की बात करते हैं, लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो भी लास्ट वाली शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। एक नॉर्मल सी बात है कि इसको अपने इलेक्ट्रॉन जो हो कितने पूरे करने, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने, क्योंकि अभी कंप्लीटली फिल्ड है नहीं। और कंप्लीट नहीं है तो थोड़ी सी स्टेबिलिटी वीक हो जाती है, कम हो जाती है, अनस्टेबल कंपाउंड मतलब एलिमेंट रहता है। तो ये 5 है, तो 5 से इसको 8 में जाने के लिए इसको कितनी मतलब रिक्वायरमेंट होगी इलेक्ट्रॉन्स की, आप सबको पता है कि 3 इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी। तो ऐसे ही वैलेंसी निकाली जाती है। तो भाई इसकी जो वैलेंसी होगी, क्योंकि ये नाइट्रोजन है तो -3, क्योंकि माइनस क्यों लगाया, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करने वाला है, गेन करने वाला है। जैसे आप सोडियम को लिखते हैं, सोडियम होता है 11, तो आप कन्फिग्रेशन लिख देंगे 2, 8 और 1। अब आप देखो, अगर आप इसको 8 तक पहुंचाने की कोशिश करोगे तो आपको 7 इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे, कहीं से लाने पड़ेंगे, मतलब इसको गेन करने पड़ेंगे 7 इलेक्ट्रॉन, जिसमें एनर्जी की वेस्टेज बहुत ज़्यादा होगी। तो उसके कंपैरिजन में क्या करता है, 7 इलेक्ट्रॉन लेने के बजाय ये क्या कर देता है, डोनेट कर देता है 1 इलेक्ट्रॉन को। तो इसी वजह से आप Na को क्या लिख देते हो, पॉजिटिव। ठीक है, और उसकी जो वैलेंसी हो जाएगी वो 1+ हो जाएगी। अब आपसे कन्फिग्रेशन ऐसे नहीं बोलेगा कि आप लिख दीजिए हीलियम की, ऐसे नहीं बोलेगा, ये तो बहुत इजी हो जाएगी, बहुत नॉर्मल हो जाएगी। या फिर आपको ये नहीं बोलेगा कि सोडियम की लिखिए या सिर्फ मैग्नीशियम की, वो लिख सकता है ऐसे कि भाई N3 नेगेटिव की लिख दीजिए। ठीक है, N3 नेगेटिव मतलब नाइट्रोजन और उस पर 3 नेगेटिव है, तो नॉर्मल सी बात है, 3 नेगेटिव का मतलब है उसने 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं। नॉर्मल आप लिखते हो 2 और 5, पर वो 3 इलेक्ट्रॉन अब नाइट्रोजन जो है वो ले चुका है, तो आप लिख देंगे यहाँ पे 2 और यहाँ पे 8, मतलब N3 नेगेटिव की जो कन्फिग्रेशन है वो ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। या आपसे पूछे Mg2 पॉजिटिव की, आप Mg की क्या लिखते हैं, 2, 8, 2 लिखते हैं। तो अगर आप क्या करें, 2 पॉजिटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटा दीजिए क्योंकि वो दे चुका है। तो यहाँ पे 2, 8 Mg2 पॉजिटिव की कन्फिग्रेशन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सारे एलिमेंट्स लिखे गए हैं और यहाँ पे उन सब की क्या लिखी गई है, कन्फिग्रेशन लिखी गई है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपको सारी, और जो वैलेंसीज हैं जो पिछले वाले चैप्टर जो मैंने पढ़ा है उसमें भी थी, कि जैसे SO4 है उसके ऊपर आपको पता होना चाहिए कितना चार्ज है, 2 नेगेटिव होता है। OH पे पता होना चाहिए 1 नेगेटिव होता है। CO3 पे पता होना चाहिए 2 नेगेटिव होता है। तो ये जो वैलेंसीज हैं वो आपको पता होनी चाहिए, तभी आप फॉर्मूला बना पाएंगे। तो ये चीज़ें वैलेंसी स्पेसिफिक पूछ ली जाती है कि भाई आप ये बता दीजिए कि जो फॉस्फोरस है उसकी वैलेंसी क्या है, या क्लोरीन जो है उसकी वैलेंसी क्या है, या इलेक्ट्रॉन अरेंज करके दे देंगे, उस हिसाब से आपसे पूछेंगे कि कौन सी जो कन्फिग्रेशन है वो करेक्ट है और कौन सी करेक्ट नहीं है। अब यहाँ पे आपको रिप्रेजेंटेशन दिख रही होगी कि एक एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन लिखा गया है, नीचे अगर आप एटम के देखते हैं तो वहाँ पे एटॉमिक नंबर लिखा जाता है। अगर आप नाइट्रोजन के ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मास नंबर लिख दिया जाता है। क्या लिख दिया जाएगा, मास नंबर यहाँ लिख दिया जाएगा। अब यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं, जैसे एटॉमिक नंबर है, मास नंबर है। अब आपको ये दे रखा है कि भाई 14 एटॉमिक नंबर है किसी एलिमेंट का, आप नहीं जानते कि वो पूछ रहा है अब इससे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दीजिए, यहाँ से नंबर ऑफ प्रोटॉन बता दीजिए। जितना एटॉमिक नंबर होगा किसी भी एलिमेंट का, जो भी एटॉमिक नंबर दे रखा है, यहाँ पे चाहे मैं 50 लिख दूं, तो उतने ही जो भी एटॉमिक नंबर होगा वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। मतलब कहने की बात क्या है, ये तीनों चीजें आपस में बराबर होती हैं। क्या क्या, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
और नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये तीनों चीजें आपस में क्या होंगी, ये बराबर होंगी। मतलब आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर कोई दे देगा तो आपको पता होना चाहिए कि उसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, सेम होगा, और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी आप वहां से निकाल सकते हैं। मतलब इनमें से कोई भी चीज अगर आपको दे तो आप और दो चीजें जो बच जाएंगी वो आप बता देंगे। फिर अगर आप बात करें मास नंबर की, मास नंबर किसका सम होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है तो आप उसको तो काउंट करेंगे नहीं, तो मास जो होगा वो किसके बेसिस पे होगा, वो होगा प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन। तो इन दोनों को अगर आप क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तभी किसका मास आ जाता है, तब मास जो भी एलिमेंट आपके पास होगा। ठीक है, तो इससे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए आपको मास दे दिया, किसी ने आपको मास यहाँ पे रख के दे दिया, भाई किसी का जो एटॉमिक मास है वो 23 है। ठीक है, आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन भी यहाँ पे गिवन है। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रोटॉन भी मान लीजिए गिवन है, यहाँ पे कोई नंबर दे रखा है, और आपको कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं। तो आपके पास ये वाली वैल्यू भी है और आपके पास मास भी है, तो आप यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे गए हैं। अब देखो यहाँ से जो टर्म है आइसोटोप्स, आइसोटोप यहाँ पे एप्लीकेशन के बेस पे 2-3 क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं अलग अलग पेपर के उसमें। अब देखो आइसोटोप क्या होता है, नॉर्मल चीज है यहाँ पे, क्योंकि दो चीजें आपको पढ़नी है, आइसोटोप और आइसोबार। जहाँ पे होगा क्या, ये एग्जाम्पल आपको तीनों पता होने चाहिए, कि जहाँ पे एटॉमिक नंबर तो क्या होगा, सेम होगा। आइसोटोप्स क्या होते हैं, जहाँ एटॉमिक नंबर सेम हो और मास क्या होगा, डिफरेंट होगा। जैसे कार्बन का यहाँ पे एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा, क्योंकि कार्बन आते ही 6 आप बोलोगे, तो एटॉमिक नंबर सेम पर मास नंबर क्या होगा, डिफरेंट। जैसे कार्बन 12 है और कार्बन क्या है, 14 है। और आपने देखा होगा जैसे हाइड्रोजन, ये एग्जाम्पल हमसे बहुत बार पूछ लिया जाता है कि आपके पास क्या है, हाइड्रोजन ये वाला है, सेकंड है और एक थर्ड है, इसको क्या बोलते हैं आप, ये होता है आपके पास प्रोटियम, ये होता है आपके पास ड्यूटेरियम और ये होता है आपके पास ट्रीटियम। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर सबका 1 है, एटॉमिक नंबर सबका 1 होगा, इसका मास 1 होता है, ड्यूटेरियम का मास 2 होगा, और यहाँ पे ट्रीटियम जो है इसका मास 3 होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ किसका डिफरेंस होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का यहाँ पे डिफरेंस होता है। और जो अपने पास प्रोटियम होता है, मतलब जो अपना नॉर्मल हाइड्रोजन होता है, वहाँ आपके पास न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे सेम एलिमेंट होगा, सेम एटॉमिक नंबर होगा, डिफरेंट क्या होगा, मास यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये आपको आइसोटोप जो मोस्टली आपसे प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम के बारे में आपसे पूछा जाता है, तो ये आपको पता होने चाहिए। फिर आपसे जो मास कैलकुलेशन है, कई बार वो पूछ ली जाती है कि भाई क्योंकि दोनों मास अलग अलग हो गए, जैसे अभी आप क्लोरीन की बात करते हैं, एक क्लोरीन आपके पास होता है 35, एक क्लोरीन होता है 37, आप मास क्या लिखते हो, कोई भी अगर आपसे क्लोरीन का मास पूछता है तो आप बताते हो 35.5। ठीक है, तो ये लिखा जाता है आपके पास एवरेज जो मास होता है कैलकुलेट करके वो। अब देखो ये कैलकुलेशन आपको पता होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, सारे इसी तरीके से कैलकुलेट होती हैं। आपको क्या बताया जाएगा भाई, एक चाहे कोई यहाँ पे XYZ कोई भी एलिमेंट लिख के दे दे, सबकी कैलकुलेशन का तरीका सेम रहने वाला है। आपको ये पता है भाई क्लोरीन क्या है, एक तो 35 है, उसकी जो नेचर में प्रेजेंस है वो है 75%, मतलब जो क्लोरीन जो 35 है वो नेचर में उसकी प्रेजेंस कितनी है, वो 75% हमारे नेचर में होता है। एक हमारे पास क्लोरीन कौन सा है 37, उसकी परसेंटेज अगर आप देखते हो हमारे नेचर में वो 25% है। ठीक है, तो आपको सिंपल करना है, क्या है कि 35 इंटू में 75 बाय में 100, क्योंकि 75 प्रेजेंट है, प्लस में आप क्या कर दोगे, कौन सा है दूसरा जो आपके पास आइसोटोप है वो कौन सा है, आपके पास है 37 वाला, और इसमें भी आप क्या करोगे, जो उसकी प्रेजेंस है, जो उसकी परसेंटेज है, उससे मल्टीप्लाई कर दोगे 25 बाय में 100, इसको सॉल्व करते हो तब आपके पास एवरेज आ जाएगा। अब यहाँ पे जो भी एटॉमिक आपको मास दे रखा होगा वो लिखोगे, यहाँ पे लिख दोगे कितना वो नेचर में प्रेजेंट है वो, प्लस में दूसरा उसका एटॉमिक मास, और इनटू में उस वो जितना नेचर में प्रेजेंट है। अब 3 होंगे तो तीसरे के साथ भी ऐसे ही करना है कि उसका मास कितना है और वो नेचर में कितना प्रेजेंट है, तो जो आपके पास फाइनल जो आ जाएगा वो एवरेज मास वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब आइसोटोप में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया, यहाँ से 2 क्वेश्चन बने कि जो यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी आइसोटोप में,
यहाँ कैसी होने वाली हैं, सेम होने वाली हैं, क्योंकि अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं तो वो तो सिमिलर है ना वहाँ पे, क्योंकि जो केमिकल प्रॉपर्टीज जो डिसाइड होती हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे होती हैं। तो जो अगर आइसोटोप आपके पास हैं तो वहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट आर सेम। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे क्या है कि आइसोटोप जो यूरेनियम है वो आपसे पूछेंगे कि भाई वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, तो वो फ्यूल जो अपने पास होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जो होता है वहाँ इसका यूज़ किया जाता है यूरेनियम का, उसके आइसोटोप का, ये ध्यान रखिएगा। फिर क्या है कि जो कोबाल्ट है, आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट, वो किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाएगा, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के लिए वो यूज़ किया जाता है। आयोडीन की अगर आप बात करते हैं, किसका, आइसोटोप ऑफ आयोडीन, वो गोइटर के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं क्योंकि यूरेनियम का सबको पता है कि वो फ्यूल के जैसे यूज़ होता है। कोबाल्ट और आयोडीन, आयोडीन के तो ऐड भी बहुत सारे आते हैं, तो उससे आप ध्यान रखेंगे कि ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है गोइटर का। और जो कोबाल्ट है, सी से आप याद रखेंगे, सी से कोबाल्ट है और सी से कैंसर है, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है कोबाल्ट। फिर बात की जाती है आइसोबार की, क्योंकि अभी आपने आइसोटोप पढ़ा, क्या पढ़ा, आइसोटोप। आइसोटोप में आपने क्या देखा है कि भाई जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर सेम था, और जो मास था यहाँ पे, जो मास था वो कैसा था, डिफरेंट था। मास डिफरेंट है और जो अपने पास एटॉमिक नंबर था वो सेम था, मतलब एलिमेंट्स तो सेम ही थे। फिर अगर आप आइसोबार की बात करते हैं तो इसको रिवर्स कर लीजिए कि यहाँ पे एलिमेंट क्या है, डिफरेंट है, डिफरेंट एलिमेंट है। जैसे आप कैल्शियम की बात करते हैं या फिर पोटेशियम की मैं बात करूं, एलिमेंट दोनों डिफरेंट है पर दोनों का मास जो होता है वो सेम है। ये भी एक कैल्शियम 40 होता है, एक अपने पास पोटेशियम भी क्या होता है, 40 होता है। तो जहाँ एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो पर अपने पास जो मास हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं। तो आप जो न्यूक्लियस में जो अपने पास पार्टिकल्स हैं, न्यूक्लियस में कौन कौन से पार्टिकल्स हैं हमारे पास एक तो क्या है, हमारे पास एक तो प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। इन दोनों को मिलाते हो तो क्या बोल देते हो, न्यूक्लियॉन, क्योंकि ये किस में प्रेजेंट होते हैं, अपने न्यूक्लियस में। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज, ये टर्म आपको और ध्यान रखनी है कि दैट इज द, ये बात किसके लिए है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दीज एटम्स इज डिफरेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होंगे, क्योंकि देखो ना, सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ जो अपना एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट है। अगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी डिफरेंट होंगे। तो ये केमिकली दोनों ही क्या चीज रिएक्शन शो करेंगे, डिफरेंट शो करने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे।